बहुत जल्दी जल्दी एक एक लाइन में सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन इस बजट के संदर्भ में जानना चाहता हूं। पहले आपसे शुरू करता हूं, आशुतोष वर्मा। देखिए, बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरत इस समय देश में महाकुंभ के आंकड़ों की है। और समाजवादी पार्टी मानती है कि जो इस देश का सबसे बड़ा पर्व है, जहां करोड़ों की तादाद में लोग हैं और जहां 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार उसके लिए पहले कुछ आंकड़े जारी करे। 10,000 करोड़ रुपए का खर्च करने के बाद महाकुंभ में जिस प्रकार से अनियमितताएं रखी गई हैं, उसकी किसी को जवाबदेही देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता इस समय महाकुंभ है। बजट के बारे में हम इतना जरूर कहेंगे कि 10 साल से मध्यम वर्ग का खून पसीना एक करने के बाद कुछ पानी की छींटें डाली गई हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं निकला है। अभी और इसकी डिटेल में जाइए, अंतोगत्वा हम वहीं हैं जहां पहले थे। तो हम महाकुंभ पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो बजट है ये थोड़े से पानी के छींटे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी देने के बाद थोड़ी सी राहत है, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तहसीन पूनावाला। मैंने फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा, और जैसे यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट है, द डिटेल और द डेविल हमेशा फाइन प्रिंट में छुपता है, तो फाइन प्रिंट मुझे पढ़ने दीजिए। बट मेन चीज़ मुझे एक बात का डर है, और उससे कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ का हमेशा हिमायती रहा हूँ कि टैक्स रेट्स कम होने चाहिए और ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में रहना चाहिए, जिसके कारण आपका टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा। दिक्कत ये हो रही है कि जो इन्होंने एस्टिमेटेड बजट दिया और एक्चुअली जो रेवेन्यू बताया है, रेवेन्यू घटा है। अब आपने जो ये राहत दी है, जिसको मैं वेलकम करता हूँ, इससे ये ना हो कि जो बिजनेसमैन है, क्योंकि सैलरी क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका तो टैक्स पहले से कटते आता है, वो अब अगर 4 की फैमिली हो, सब अपना इनकम 11,50,000 दिखा दे, 11,55,000, और कोई टैक्स ना भरे। पहले ही भारत के अंदर 2.81% लोग टैक्स भर रहे हैं। मुझे लगता है तो 7 करोड़ करीबन लोगों में से 80% टैक्स नहीं भरते। क्या ये नंबर आंकड़ा बढ़ेगा? और इससे नहीं बढ़े, इसके लिए क्या प्रावधान हो? ज्यादा लोग टैक्स नेट में किस है, इसके बारे में मैंने ना ही बजट में पढ़ा, और इसीलिए मैं पहले फाइन प्रिंट पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कलेक्शंस गिरना नहीं चाहिए, इससे डेफिसिट बढ़ेगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये तहसीन पूनावाला का रिएक्शन। लेकिन राजनाथ सिंह यहां क्या कह रहे हैं, जरा वो देख लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बोल देता। तो हमारे राजनाथ सिंह अभी इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले जरा अब विवेक श्रीवास्तव, आपकी निगाह में कौन सी वो चीजें हैं जिनको आप हेल करेंगे, जिनको आप अप्रिशिएट करेंगे इस बजट के प्रोविजंस में? नहीं, पहले तो देखिए, ऑपोजिशन से हूं तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं पहले बोलना चाहूंगा। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात ही नहीं करी है। पिछले बार जो 30% का कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था इस मुल्क में अमीर बिजनेसमैनों के ऊपर, वो घटा करके 22% कर दिया गया था, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड हम लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था और बिजनेसेस इफेक्ट हुए थे। इस बजट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स का मेंशन ही नहीं है। आपने पर्सनल इनकम टैक्स को मेंशन कर दिया, स्लैब को कर दिया, तो ये डिस्कशन तो एक ट्रैप है। यू हैव जस्ट पुट इन अ ट्रैप। जिसको 4 लाख जो कमा रहा है, 6 लाख जो कमा रहा है, 7 लाख जो कमा रहा है सालाना, वो टैक्स दे रहा है। आपकी निगाह इस पे होने वाली थी क्या विवेक श्रीवास्तव की कॉर्पोरेट टैक्स को, ये जो इंडिविजुअल टैक्स है, ये ज्यादा रहता है कॉर्पोरेट टैक्स इसके मुकाबले, या ये इनकम टैक्स ज्यादा रहता है? आप ये देखने वाले थे क्या? नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स हैज टू बी हायर। इस मुल्क के अंदर जो अमीर बिजनेसमैन है, आप उसको 30% से घटा करके 22% कर देते हैं टैक्स उसका, कॉर्पोरेट जो है। और आप कहते हैं साहब वेलफेयर स्कीम्स हम देंगे नहीं, क्योंकि ये फ्री बाइज है गरीब आदमी के लिए। तो एज अ लेफ्टिस्ट मैं इस चीज के खिलाफ हूं। यू मस्ट टैक्स द रिच मोर, आई बिलीव। क्या आप तीनों की कही हुई बातों पे आरपी सिंह साहब का एक रिएक्शन ले लूं तहसीन, उसके बाद आता हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब, तो मतलब मिडिल क्लास तो सड़क पर गदगद दिखाई दे रहा है, लेकिन कम से कम यहां पर ऑपोजिशन की तरफ से आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं। चलिए, उनका काम है एज ए ऑपोजिशन, उनको हर चीज पे मीन में निकालना चाहिए। परंतु मैं अपेक्षा करूंगा विवेक जी, आप भी थोड़ा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ कोशिश कर रहा था, जरा फाइन प्रिंट पढ़ लेंगे तो जरा अच्छा हो जाएगा। परंतु ये तो तय है कि अगर मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा तो इकोनॉमी में पैसा वापस फ्लो करेगा,
उसके कारण से इकोनॉमी ग्रो करेगी, थोड़ी इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा, जरूर मैं मानता हूँ, परंतु अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी की लोग पैसा खर्चेंगे। अगर जेब में पैसा होगा तो वह अब जैसे जैसे जिसकी जरूरत होगी वो गाड़ी लेगा या मोटरसाइकिल लेगा या कोई मोबाइल फोन। सर कहना है सर विवेक जी, मैंने टोका नहीं। ठीक है, आप थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स पे भी बोल दीजिए, तो क्योंकि वो एब्सेंट है। मैंने भी फाइल और सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इस चीज का मेंशन कर रहे हैं कि व्हाई द गवर्नमेंट हैज नॉट मेंशन्ड एंड केप्ट कॉर्पोरेट टैक्स ब्लैंक। उसका मेंशन ही नहीं है इस बजट में, तो उसका क्या कारण है? अब आप बोलें। नहीं सर, मेंशन। अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। आप धन्यवाद। अब आपकी अगर मशीन बंद हो सकती है, फायरिंग मशीन, तो मैं बोल दूंगी। अगर नहीं बोला गया तो इसका मतलब कि कॉर्पोरेट टैक्स में कोई रिवीजन नहीं है या कोई इसमें कोई कमती नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, इसका मतलब यही होगा। कैसे कह सकते मैंने हैं भी फाइन प्रिंट पढ़ा नहीं, मतलब मेरे पास अभी आपसे बात करते करते कहा सर, मैंने कहा मैंने फाइन प्रिंट पढ़ने, आप ध्यान से सुन लेते ना जी आप बात को जी। आपने अगर तय कर लिया बिना पढ़े ही आपने बोलना ही है तो बोलते रहिए, उसको कोई लाभ नहीं है जी। मतलब मैं आई कैंट बिहेव लाइक दैट कि बिना पढ़े कोई चीज बजट में मेंशन ही नहीं किया गया है। ये फैक्ट है, इट इज एब्सेंट, इट इज द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ इसका आप अनपढ़ हैं क्या? नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें मतलब कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछली बार वाला टैक्स कंटिन्यू कर रहा होगा और कम करने के मूड में है इसका मतलब, और इसीलिए आपने उसको हाइड किया बजट के दिन। आप बताइए कॉर्पोरेट्स में क्या टैक्स हम लगाएंगे, व्हाट इज द कॉर्पोरेट टैक्स एंड व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड इन द बजट? जब मेंशन ही, अरे यार, मुझे तो, मैं माफी चाहता हूं, ऐसे डिबेट हो नहीं सकती। मैं इनसे डिबेट कर रहा हूं क्या? कोई झगड़ा? आप बोलिए सर, बोलिए। डिबेट करने के लिए है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई व्यक्ति, एक आदमी जी। ये मतलब आई जस्ट नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आप एक बार समझिए, जिस चीज को, जिस पोजीशन को नहीं बताया गया होगा या नहीं छेड़ा गया होगा, उसको पुराना प्रोविजन कंटिन्यू कर रहा होगा अगर आपको फाइन प्रिंट में नहीं मिला है। विवेक श्रीवास्तव, तहसीन पूना वाला कुछ कह रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं हालांकि पूरा विपक्ष साथ में है, मैं लेफ्ट की इस बात से, विवेक भाई की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए अगर हमें भारत में इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं बहुत ही, क्योंकि मैं मानता हूं वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार बहुत लेफ्ट है इकोनॉमिकली। लेफ्ट इज अ डाइंग इकोनॉमिक सिचुएशन। इनफैक्ट कॉर्पोरेट टैक्स, इनफैक्ट जो इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब है उसमें और टिंकरिंग की जरूरत है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता और अपने आप को विजुअलाइज करता, हाईएस्ट टैक्स रेट और हाईएस्ट और कॉर्पोरेट रेट ये एक ही होना चाहिए, ताकि उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए। इनफैक्ट हमें कॉर्पोरेट टैक्स अगर रेट हम कम करेंगे, ज्यादा निवेश होगा भारत में। ये जो इन्होंने टैक्स स्लैब में किया, जो फर्स्ट मुझे वो लग रहा है, क्योंकि तो आप दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तहसीन, पहले आपने कहा कि टैक्स को कम करके टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, करेक्ट। फिर आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स जितना ही हायर स्लैब को कर देना चाहिए। 22% है ना, यहाँ 30% है, तो 30% को कम करना चाहिए। तीसरी चीज और बहुत जरूरी, अगर ये जो आपका हाई स्लैब है, जैसे मान लो आप 15 लाख कमा रहे हो, उसमें आपको 90,000 की, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, मोटा 90,000 का रिलीफ अभी मिल रहा है। 90,000 से डिमांड क्रिएट नहीं होगा, इसलिए हाई स्लैब में और टिंकरिंग की जरूरत है, क्योंकि हमें जब तक हम कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्री कोविड लेवल्स पे नहीं जाएंगे, और तब तक हमारा ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन और यूटिलिटी नहीं होगा हमारी इंडस्ट्रीज का। यह बेहद जरूरी है अगर भारत को एक्चुअली 2047 तक एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर के और ले जाना है। सिर्फ अगर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ाना है उसमें कोई मतलब नहीं, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर टैक्स स्लैब्स, तो और करना जरूरी है। मैं कॉर्पोरेट टैक्स के रेट से एक्सेप्ट नहीं हूं, सॉरी, अगर आप लोग आपकी ये जो बात है कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो स्लैब है, जो स्तर है, उसी में जो इंडिविजुअल टैक्स दे रहा है उसका जो हायर स्लैब है वो उतना ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। गर्ग साहब, एक कमेंट करना चाहूंगा, जो लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कम है। पहली बात समझ लीजिए, कॉर्पोरेट पहले टैक्स देता है अपनी इनकम के ऊपर, और वो भी 22 नहीं है, 25 है सरचार्ज लगा के। उसके बाद डिविडेंड में फिर टैक्स लगता है। अगर आप कंप्लीट कमाई देखेंगे कॉर्पोरेट की, तो पहले 22% टैक्स देता है, फिर जब डिविडेंड आता है फिर टैक्स देता है उसके ऊपर, तो 45% इफेक्टिव आता है। अब हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, यूएसए में कॉर्पोरेट टैक्स 21% है, सिंगापुर में 17% है, बाकी देशों में और भी कम है। और जब ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अवधारणा आ रही है, जो एक बार सुनिए ध्यान से, ग्लोबल मिनिमम टैक्स की जो अवधारणा आ रही है, जिसमें ओईसीडी कंट्री एग्री हुई है, वो केवल 15% की बात कर रहा है कि 15% रखिए। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाएंगे तो हम कॉर्पोरेट को मारना चाहते हैं क्या? हम इस देश में कॉर्पोरेट नहीं चाहते क्या? एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी?
हम कंफ्यूज ना करें लोगों को, हम समझिए। बहुत ही सिंपल हो, कॉर्पोरेट टैक्स भरे और उसके बाद अपना पैसा निवेश करे, देखिए उस पे और ना हो। ये विवेक आप उन लोगों से झगड़ा मत कीजिए जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मैं झगड़ नहीं हैं, रहा वो सर, मैं पॉलिटिकल एक simple point बोल रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप उनके साथ भी झगड़ने लगते not saying हैं। that मोहित I'm गुप्ता not भी हमारे fighting. साथ जुड़े हुए हैं। All I'm मोहित, saying आपने common सुनी sense है। ये जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आपने सुने, हाँ जी। क्या सही है देश के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए? जी, मुझे लगता है ये जो आज निर्मला सीतारमण जी ने मोदी 3.0 का जो पहला बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जो उन्होंने टैक्स रिलीफ जो एक आम आदमी के लिए दी है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही दिल खोल के उन्होंने आज पैसा बांटा है आम आदमी के हाथों में। जो 7 लाख से 12 लाख की दर कर दी है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है आम आदमी के लिए, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस छूट की कामना तो कोई नहीं कर रहा था। हर कोई आज सुबह जब हम और बात भी डिस्कशंस भी कर रहे थे तो हर कोई सोच रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50 या 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, बट सीधा 7 से 12 लाख रुपए का जो जंप है वो एक बहुत ही वेलकम मूव है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। नहीं, लेकिन मैं एक बात दूसरी भी समझना चाहता हूँ मोहित आपसे, कि ये इसमें जो ये कहा जाता है कि मार्केट में अगर आप लोगों के पास हाथों में पैसे देंगे तो वो परचेज करेंगे और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हाँ जी। लेकिन वहीं पर वो अवधारणा भी आती है कि जैसे ही आप मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन की गुंजाइश और बनने लगती है, तो फिर ये कैसी टाइट रोप वॉक है और इसको कैसे बैलेंस किया जाता है? देखिए जी, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा उनकी कंजम्पशन पावर, उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। जब तक इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा तो एक ये तरीका है, जब तक लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा उनके हाथों में तब तक वो आगे अपना परचेजिंग पावर से एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत वेलकम मूव था। दिनेश जी, इस पे एक बात और भी होती है, आप पैसा छाप के पैसा बांट रहे हैं वो अलग बात है, Yes. उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब आप अपनी कमाई में से पैसा रिटर्न करते हैं तो वो अलग बात है। आप बोरोइंग, आप कहते हैं ना, आपने जो सुबह कहा था कि कर्ज लेके घी पियो, तो कर्ज लेके घी पिएंगे, घुटने ठीक हो जाएंगे लेकिन पेट खराब हो जाएगा क्योंकि आपका बदहजमी हो जाएगी। जो इन्होंने बात की है, ये जो एक दिनेश भाई, मैं आपको एक पॉलिटिकल बात, ये जो इन्होंने बात की, मोहित जी एक सेकंड, एक परपेचुअल इन वेटिंग फाइनेंस मिनिस्टर है, घटिया, मैं उनके मोस्टली इकोनॉमिक्स को घटिया मानता हूं और थैंकफुली मोदी जी ने उनको बाहर रखा और दोबारा से एमपी ने बनाया। वो कोविड के समय उसने ये कहा था और मैं शॉक था कि पैसे प्रिंट करो और बांटो। ऐसे स्वामी लोगों का हमें कोई सुब्रमण्यम ज्ञान नहीं चाहिए, समझदारों को इशारा ही काफी है। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, अभी इस पे ना जाएं कि पहले किसने क्या कहा और बाद में कौन क्या करने वाला है, लेकिन आज के ये तो सही है कि जो लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं उनको ये काम करना ही पड़ेगा, लेकिन अब उस पर आ जाते हैं कि विपक्ष में बैठे होने के बावजूद आपको एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उन चीजों को लाउड करना चाहिए जो अच्छा किया गया। 4 ऐसी कौन सी बातें आप देखते हैं जिनको आप लाउड कर सकते हैं विवेक श्रीवास्तव? सबसे पहली चीज जो बहुत अच्छी है इस बजट के अंदर, वो कैंसर पेशेंट्स को लेकर के है और उन पेशेंट्स को लेकर के है जो पुरानी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो उसमें जो उन्होंने मेडिसिन में छूट दी है और सस्ते दर पे मिलेंगी, इट इज अ वेरी वेलकम मूव। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंसर केयर सेंटर खोलने जा रही है सरकार, इट इज अ वेरी वेलकम मूव। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा होता है, बुरा लेकिन ये हो जाता है कि इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट जब वो बजट बनाती है क्या है। मेरा ये मानना है, तहसीन भाई कह रहे थे कि भाई कॉर्पोरेट कैसे ग्रो करेगा, बिजनेस हाउसेस कैसे ग्रो करेंगे अगर टैक्सेशन बढ़ाओगे, तो एट द सेम टाइम क्या तहसीन भाई आप जस्टिफाई करते हैं 4-4 हजार करोड़ के लोन्स को जो राइट ऑफ कर दिया जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, और यहाँ छोटा छोटा लोन लेकर के 1-2 लाख का गरीब आदमी जो है वो देता है मुश्किल के साथ। तो इज दिस द वे वी वांट टू रन इंडिया? मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं विवेक भाई, जब राइट ऑफ करते हैं ना, वो एक्चुअली राइट ऑफ मतलब वो पैसे वापस नहीं आते, ऐसे नहीं होता है, वो बुक्स में नहीं होता फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि और ये एक्चुअली ये समस्या है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब माननीय प्रधानमंत्री स्ट्रेस में आ गए, वो कॉर्पोरेट्स को गाली देने लगे। देखिए, अगर मैं जाकर एक जूते खरीद रहा हूं जो कोई कॉर्पोरेट बना रहा है, वो जूते इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे, वो उस शोरूम में जहां इंडिया में भारतीय काम कर रहे हैं, वो वहां पे टैक्स भर रहे, लोकल टैक्सेस भर रहे, वो लोग जो वहां पर काम करते हैं उनके परिवार चल रहे। हमें कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बढ़ाना है। अगर हमें सुपर पावर बनना है, देयर इज नो मिलिट्री माइट, सुपर पावर वो देश होंगे जिनका इकोनॉमिक माइट होगा। इस चीज को आप नोट कीजिए। दिनेश जी, एक बात और है, मैं तहसीन भाई की बात को करता हूं। एक तो जो हमने मिथ खत्म किया ना कि कॉर्पोरेट पे कम टैक्स है, तो मैंने कहा कॉर्पोरेट ज्यादा टैक्स है। दूसरा, ये जो भी कह रहे हैं, कोई भी लोन राइट ऑफ नहीं किया जाता है, केवल प्रोविजन किया जाता है और सरकार लास्ट तक लड़ती है, कोर्ट में केस डालती है, रिकवरी करती है। और ये जो एनपीए डाउन आए हैं ना 10% से 2.5% पे, वो तभी आए हैं।
आप इस बात को समझिए, आप मिसलीड ना कीजिए देश की जनता को। ये जो सुबह आज हम जब चर्चा कर रहे थे कि ग्रोथ ओरिएंटेड देखने को मिलेगा, पॉपुलस देखने को मिलेगा, या इसके बीच की जो डिमार्केशन की लाइन होगी उसको समझना बड़ा मुश्किल होगा। प्रोफेसर विवेक, इसको आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे? देखिए, मैंने सबकी बात सुना है, बड़े ध्यान से, मैंने बोला नहीं है, और मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बजट को देखते हो तो आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा और आपको डिमांड और सप्लाई साइड दोनों को देखना पड़ेगा। तो अगर डिमांड को अगर आपको बूस्ट करना है तो जाहिर सी बात है लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ानी चाहिए, और परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उनके पास जो है सेविंग्स होनी चाहिए। और उसको देखते हुए इनकम टैक्स स्लैब में, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो कि 12.75 लाख तक जो कि बिल्कुल आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूँ कि यह विकसित देश बनाने के लिए एक बहुत उपयोगी कदम है। दूसरी बात, अगर आप डिमांड को मैनेज करना चाहते हो तो आपको सप्लाई साइड को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस तरह की छूट देते हैं लोगों को, तो आपको अपनी रेवेन्यू फॉरगो करना होता है ना। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। वो रेवेन्यू ही तो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी होती है ना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू का तो इसमें कोई दो राय नहीं, लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो है आपको नुकसान होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। अगर वो पैसा इकोनॉमी में फिर से जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उससे ज़्यादा का आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको परचेजिंग पावर को बढ़ाना है और उसके लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको GDP आपको 7 to 8% अगर आपको रखना है। दूसरी बात यह है कि अब मैं सप्लाई साइड पे आता हूं तो क्या हमको 3-4 एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। सप्लाई साइड को अगर आपको बढ़ाना पड़ेगा तो आपको MSME सेक्टर फोकस करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको करप्शन फ्री बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार ने जो है यहाँ पे हमको दिखा है। तीसरी बात जो है, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को, अगर आप मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हमने 6.5% का टारगेट रखा है और उस पर कामयाब है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज है क्योंकि वजह इकोनॉमीज वहाँ पे 1%, 2%, 3% ग्रोथ रेट है, हमारी 6.5% है। इवन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो इसको बनाए रखने के लिए आपको जो है GDP में आपको ग्रोथ अगर बनाए रखना है, आपको 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। रही बात बात होते हैं इन्फ्लेशन के और एम्प्लॉयमेंट के, देखो दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उसका असर होगा, आपको जो है इन्फ्लेशन कम परेशान करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आप देखिए MSME सेक्टर में क्रेडिट को बढ़ावा दिया गया है। आप देखिए स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, डबल जो है यूनिवर्सिटीज लगभग 1250 जो है हो गई हैं। और अगर आप देखिए तो यहाँ तक कि प्राइमरी सेक्टर को भी हमने जो है जोड़ दिया है लिंकिंग स्कीम से, ताकि वहाँ पे इनोवेशन को हम बढ़ावा दे सकें। मैं 1 मिनट और लूंगा। देखिए, अभी बात हो रही थी टूरिज्म की। आपने 2 मिनट कहा था, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इसलिए मैं स्पीड में कर, देखिए एक विवेक जी की बात सुना ना, दूसरे की बात सुनना पड़ेगा। इसलिए टूरिज्म सेक्टर को अगर आपको बढ़ाना पड़ेगा तो मेडिकल टूरिज्म की हमने बात किया है। मैं बार कहता हूँ कि सिंगापुर टोटली जो है टूरिज्म पे आधारित है और यहाँ तो 20 सिंगापुर बन सकते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर को फोकस किया गया है। FDI में हमने 74% से 100% कर दिया है इंश्योरेंस में। और अगर फॉरेक्स देखिए तो हम लगभग 11 महीने के जो है आयात को हम कवर करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया गया है उसको मैं मानता हूं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग नहीं चाहते थे। और मैं एक शेर सुबह से ही कह रहा हूं, क्योंकि देखिए निर्मला सीतारमण के मेरा खुद का लिखा शेर है कि मैं दरिया हूं जो कुछ आएगा मेरे पास आएगा, मैं दरिया हूं जो कुछ आएगा मेरे साथ जाएगा, लहर को देख के मैं सौदा नहीं करती हूं। तो जाहिर सी बात है निर्मला सीतारमण जी ने काम किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनका जो लाल कलर का जो था जो लेके आई थी, तो लाल कलर जो है शौर्य का प्रतीक है, वो आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। और जाहिर सी बात है ऐसा आत्मविश्वास होगा तो हम GDP विवेक जी अगर इसी तरीके से रहेंगे तो लोग ये धारणा बनाने लगेंगे कि विवेक नाम के लोग जब एक बार बोलते हैं तो फिर दूसरे को बोलने का मौका कम देते हैं। आता हूं सर आपके पास। आपने बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इसको आप आने वाले दिनों में या अभी जो चुनाव हैं उनको ध्यान में रखकर कितनी बातें की गई हैं, इस हिसाब से क्या देखते हैं आप? देखिए, हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। जब मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली मैं बजट दूंगा ना कि मैं चुनाव जीतूं। मैं क्यों बजट दूंगा कि मैं चुनाव हारूं? ये कॉमन सेंस की बात है। तो यही तो लोकतंत्र होता है। ऑब्वियसली थोड़े पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं। ऑब्वियसली चुनाव को देख के दिल्ली में मिडिल क्लास है तो आप उस वक्त रिलीफ दोगे। ऑब्वियसली यू विल थिंक अबाउट दोसे। अगर लोकसभा चुनाव हो गए तो आप गरीब को दोगे। वो तो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हम डिक्टेटरशिप थोड़ी ना है। तो वो चीज है, उसमें लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी बनता है। जो मुझे डिसअपॉइंटेड लगा और जो मुझे प्रशंसा करनी है, प्रशंसा सबसे पहले 500 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर। इंडिया डिजर्व्स इट। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और हमारा जो न्यूक्लियर पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ 3% है। हमें ये बढ़ाना है एंड दिस इज फैबुलस, वेरी गुड, कूडोज। जहां पे मैं डिसअपॉइंटेड हूं AI फिनटेक को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर,
क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है वेब 3.0। अगर आपको ट्रूली डेमोक्रेटिक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, वेब 3.0 के बिना नहीं बनेगा। आपके सारे एआई फिनटेक्स 10 मिनट में दुबई में रजिस्टर हो रहे, भारत में रजिस्टर हो रहे हैं, सारे एक्सपोर्ट है। क्रिप्टो पे आपकी पॉलिसी क्या है, लीगल है या इलीगल है, टैक्स तो आप ले रहे हो। तो देखिए, बिना क्रिप्टो का आपका फ्यूचर नहीं चलेगा। इस पे क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए, क्लियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होने चाहिए, वो हो गए, एंड क्विक इंप्लीमेंटेशन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, जस्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तब जाके भारत एक्चुअल में 2047 तक एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा, क्योंकि एक दूसरी कॉन्वर्सेशन चल रहा है क्रिप्टो एंड डिजिटल करेंसी की, और उसमें भारत लीड ले सकता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को। हमने यूपीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो वी हैव टू हैव क्लैरिटी ऑन पॉलिसी ऑन दैट। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं केवल बजट के दिन डिसाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पूरे साल हमको काम करना होता है। तो आपने जो 2-4 मुद्दे उठाए हैं, देखिए उस पर भी काम हो रहा है। चाहे आप एआई की बात करें, एआई बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है, लेकिन आप देखिए ना कि कहाँ पे काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे काम नहीं हुआ है। जैसे विवेक श्रीवास्तव जी बार बार अटके थे कि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं डिस्कस किया गया है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक बजट में सब संभव नहीं है, और उसके लिए अलग से जो है आता है। मैं उससे पूरे 10 सेकंड ले रहे, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं, एक्सेप्ट के पॉलिसी में इंटेंट नहीं देखा। मैं 10 सेकंड लगा दे। मैं क्वांटम कंप्यूटर्स में इन्वॉल्व हूं, और प्रॉब्लम है कि हमें प्रोडक्शन दुबई में करना पड़ रहा है, बिकॉज टैक्स में क्लैरिटी नहीं है। जो पार्ट्स हमें मंगवाने हैं और जो टैक्सेशन लग रहा है, डबल टैक्स लग रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ क्लैरिटी, इमेजिन जो भारत एक क्वांटम कंप्यूटर के तरह हम कूलिंग सिस्टम्स बना रहे, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी, उसके पॉलिसी ही नहीं है। तो ये चीजें हमें करना जरूरी है। जवाब देना इसका। आरपी सिंह साहब, पढ़ लिया अभी तक आपने कुछ फाइन प्रिंट में? जी, धन्यवाद। मैं पूनावाला साहब, आपकी बात जायज है और उस पर पॉलिसी होनी चाहिए, और मैं भी आपके इस पक्ष में हूं कि उसमें पॉलिसी आनी चाहिए। परंतु उसका जो अभी एक और प्रवक्ता ने कहा कि इसका बजट से सीधा कोई संबंध नहीं है, मतलब वो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसी आनी चाहिए, और उसको इस सेशन में आए, अगले सेशन में आए, वो क्रिप्टो करेंसी पर बाकी सब इश्यूज पे जो और क्लैरिटी होनी चाहिए, ये भी मैं इस पक्ष में हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम देश ने आज जहां तक कई इश्यूज पे लीड ले ली है, इकोनॉमी के कई इश्यूज पे दुनिया हमारी तरफ देखती है कि किस प्रकार से हमने लीड ले ली है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बजट को लेकर आप मतलब मैं भी देख रहा था किस प्रकार से किसानों को लेकर किस प्रकार चिंता की गई है, किस प्रकार श्रमिकों को लेकर चिंता की गई है, किस प्रकार शिक्षा के मतलब हर प्राइमरी स्कूल में ब्रॉडबैंड होगा। ये अपने में कितना लीप होगा हम समझ नहीं सकता। आज हमको आप तो समझते हो कि आप टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं कि कितना बड़ा लीप है कि हर प्राइमरी स्कूल में ब्रॉडबैंड होगा। इस प्रकार ये छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत बड़ा काम, बीमा सेक्टर में 100% जो छूट दे दी है एफडीआई को, कितनी बड़ा लीप होगा। ऑपोजिशन से मैंने यहाँ ये पूछा कि वो जरा वो पॉइंट्स भी बताएं जिनको वो लाउड करते हैं, जिनकी वो प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने बताया आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहां रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको वो जगहें कौन सी लगती हैं जहां आपको लगता है गुंजाइश है? नहीं, देखिए अभी बताया ना, इकोनॉमी के मामले में तो ये बजट सुपर्ब है, मतलब जहां तक मिडिल क्लास के लिए बहुत सुपर्ब है, किसानों के लिए भी। मैं क्योंकि आज जैसे निर्मला जी ने शुरू किया तो मुझे लगा था कि सारा बजट आज किसानों के ही लिए आ गया है। वो किसानों के लिए बहुत हितकारी बजट है, मतलब और खास करके गरीब व्यक्ति के लिए भी हितकारी है। जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आशुतोष जी, क्या आप मिडिल क्लास को खास तौर से दी गई राहत को वेलकम करते हैं? छींटे ही सही, लेकिन पड़े तो देश का 60% से ऊपर 60% के ऊपर मिडिल क्लास है और छींटे पड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये स्थिति लाई किसने? ये भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण ही हम यहाँ पे आए। मैं भी देख रहा था कि आपने बिल्कुल अच्छी बात की, मार्केट में आप लिक्विडिटी। एक मिनट आरपी सिंह जी, ऐसे मत हरकतें कीजिए, ठीक है, आप बीच में किसी की मत बोलिए। सुनने का भी हौसला रखिए, ऐसे मत चिल्लाने कर दिए। तो आपने कहा कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बिल्कुल बढ़ा है। आप देखिए कि अगर आप 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 के बीच में देखिए तो सोना चांदी के साथ साथ में तुअर दाल, चावल, आलू, टमाटर, प्याज, दूध, शक्कर, आटा, सोयाबीन, इनकी कीमतें 2 से 30% तक राइज हो गई हैं। तो इस इन्फ्लेशन को जो रोकना ये बड़ा चैलेंजिंग चेक करने के लिए लोगों मैं देख रहा हूँ यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में हेल्थ बजट में एक
एक मिनट, नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, उसको कैसे रोकना है उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं हुई है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर पे बड़ी बड़ी बातें कर गई कि कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी गई, वेलकम मूव है, लेकिन हेल्थ पे बजट एज कंपेयर टू यूपीए गवर्नमेंट कम कर दिया गया है। 2004 में 0.9% जो है यूपीए गवर्नमेंट करती थी और 2014 में 1.13% करती थी, लेकिन अगर आप 2014 से 24 के बीच में आइए या 25 के बीच में आइए, आज भी हम 1.94% है, जिसकी रिक्वायरमेंट 3% की ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है। तो हेल्थ पे खाली कैंसर की दवाएं कम करने से उसको भावना दिखा सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर में मजबूत करने के लिए आपको बजट में कम से कम 2.5 से 3% का करना ही करना था, जो हम लगातार इंतजार कर रहे थे। 2014 से लेकर 2025 आ गया, उस पर कोई चीज नहीं है। ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज दिखती है जिसमें हमको वो बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कोरोना के बाद से देखिए मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं कि नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है कि नहीं, 1 लाख तक की सीट बढ़ गई है, आप मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई है, यूनिवर्सिटी जो हमारे 700 थी 1200 हो गई है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। तो आप केवल प्रतिशत पर मत रहिए, आप देखिए अगर 40 लाख करोड़ का बजट है और 50 लाख करोड़ का बजट है, उसमें परसेंटेज पर जाएंगे तो डिफरेंस होगा ना। नहीं, मैं आपको, अरे भाई फिर उसके हिसाब से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, खर्चा नहीं बढ़ रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, मैं डॉक्टर हूं, लगभग मुझे पता है कि कितने मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, और जो टॉलरेंस लिमिट है 4 to 6% के बीच में है। अरे भाई इन्फ्लेशन आप समझते हैं ना, अगर आप इन्फ्लेशन आपको समझता है ना, बहुत टाइप का इन्फ्लेशन होता है। कुछ समझता हूं, मजबूरी है कि मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल भी समझता हूं। 5.5% का इन्फ्लेशन है जो कि ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा, ये क्या मतलब है? ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उससे गुणगान कीजिए, मैं मेरा काम है शॉर्ट्स कमिंग बताना, आपको नहीं पच रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। आप बताइए इन्फ्लेशन का रेट क्या है? कम हुआ है बजट, हेल्थ में जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3.5% के आसपास थी। क्या पूरे वर्ल्ड का हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट का आप निकाल लीजिए। अभी तो आप सिंगापुर और यूएस और यूरोप की बात कर रहे हैं। करोड़ का बजट होगा, 50 लाख करोड़ का बजट होगा, तो आप परसेंटेज के हिसाब से मत देखिए ना, इफेक्टिव रकम कितनी आ रही है जो सेक्टर को एलोकेट हो रही है ये देखिए। अरे साहब परसेंटेज, ओहो, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, आप सब लोग इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोग गजब की बात कर रहे हैं। 5 रुपए का परसेंटेज और 50,000 का परसेंटेज एक ही रहता है। अरे अलग होता है, रकम अलग होती है भाई साहब, आमदनी बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है। आप जब 100 सीट में 50 सीट जीतते हैं और जब 200 सीट में 100 सीट जीतते हैं तो परसेंटेज वही रहता है, लेकिन सीट बदल जाती है ना। आपको मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आरपी सिंह साहब, एक लाइन में आपका जवाब, वक्त नहीं है मेरे पास। कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। मोटी सी बात है। अरे एक मिनट सुनिए सर, आपका नाम आरपी सिंह नहीं है, अलावा और कुछ नहीं है। देश में 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में कवर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल खुश रहिए। वो भी बजट में प्रोविजन नहीं है ना, परंतु होता नहीं होता काम उसमें जी। 55 करोड़ कभी सुना था? दुनिया के बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन ही, अमेरिका की पॉपुलेशन ही 55 करोड़, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ आयुष्मान भारत में कवर होते हैं। दोनों ही तरफ से अपने अपने नजरिए ये आते रहेंगे और जाहिर है ऑपोजिशन इसको लेकर क्रिटिसाइज भी करेगा, लेकिन ये आप देखिए कि जो आम लोग सड़कों पर हैं, खासतौर से जो मिडिल क्लास है, उसको फर्क पड़ा है। अगर आप 24 लाख से ऊपर भी कमाते हैं तो 1,10,000 रुपए तो सालाना आप टैक्स के तौर पर बचा रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, मेहमानों का धन्यवाद करूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।